हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी श्रेयस। मेरे चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने माउथ से स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमें टीथ और टंग पढ़ना है। तो टीथ हमने पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम टंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं कह सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टंग होता है, ये जो जीवा होती है, यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं जीवा, जीवा। ओके, तो ये जो टंग होती है, जीभ होती है, यह एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब मांसपेशियों की बनी होती है। और यह हायोइड बोन मतलब हायोइड अस्थि से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी रचना किस तरह की होती है। यह मोटी होती है, मांसल होती है, लचीली होती है, क्योंकि इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती। और इसका आकार कैसा होता है? शंकु आकार होता है। और यह चपटी होती है। यह इसकी रचना है। और यह जीभ जो होती है, ये मुख गुहा में फर्श पर स्थित होती है, मतलब नीचे की ओर स्थित होती है। अब नेक्स्ट इसके बारे में है कि यह एक संवेदी अंग है। संवेदी अंग मतलब हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमें यह स्वाद का क्या करती है? ज्ञान कराती है। अब स्वाद का ज्ञान कराने के लिए क्या चाहिए हमें? स्वाद कलिकाओं की जरूरत होगी। तो ये जो जीभ होती है, यह एक संवेदी अंग है, क्योंकि यह हम जब कुछ भी खाते हैं उसकी संवेदना को यह क्या करती है? ब्रेन तक लेकर के जाती है। और ब्रेन इसे आइडेंटिफाई करता है कि ये मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, किस प्रकार का है। उसके बाद वो रिस्पांस देती है, तब हमें एहसास होता है कि यह जो चीज़ हम खा रहे हैं वो खट्टा है या मीठा है। तो ये जीभ जो है वो स्वाद का ज्ञान नहीं कराती, ये सिर्फ संवेदनाओं को लेकर के जाती है। स्टिमुली को, जो उद्दीपन है, जब हम कुछ खाते हैं तो जो उद्दीपन हमें जीभ में महसूस होती है, उस उद्दीपन को इसमें पाए जाने वाले जो स्वाद की कलिकाएं होती हैं, वह क्या करती हैं? स्वाद कलिकाएं होती हैं जो कि संवेदी सेल से बनी होती हैं। वो क्या करती हैं? उन संवेदनाओं को लेकर के ब्रेन तक जाती हैं। ब्रेन उन्हें आइडेंटिफाई करता है, मतलब उनकी पहचान करता है। और फिर हमें एहसास होता है, रिस्पांस देता है जब ब्रेन, तब हमें एहसास होता है कि हम खा रहे हैं वो चीज़ खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, क्या चीज़ है। ओके, तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि यह एक संवेदी अंग है, ये तो हो गया। इसके बाद इसमें स्वाद कलियां पाई जाती हैं। इसमें स्वाद कलियां, जैसे मैंने अभी अभी कहा कि इसमें स्वाद कलियां पाई जाती है जो हमें स्वाद का ज्ञान कराएंगी। तो स्वाद कलियां पाई जाती है जिसे कि हम इंग्लिश में टेस्ट बड कहते हैं। अब इसे पेपिलाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पेपिलाई भी कहते हैं, और इसे हिंदी में अंकुर भी कहते हैं। अब ये जो पेपिलाई या अंकुर है, ये क्या होता है? एक खुरदुरा पार्ट है। ये जो पेपिलाई या अंकुर है, ये जीभ के ऊपर वाले हिस्से में होती है। इसीलिए जो जीभ का ऊपर का हिस्सा होता है वो क्या होता है? रफ दिखता है या खुरदुरा दिखता है। खुरदुरा दिखता है ऊपर का हिस्सा, ऊपर वाला भाग। ओके, तो ऊपर वाला भाग क्या होता है? खुरदुरा होता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? पेपिली पाए जाते हैं, जो कि टेस्ट बड है, मतलब स्वाद की कलियां हैं। अब ये टेस्ट बड क्या होते हैं? संवेदी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अभी अभी मैंने बताया। अब जो ये टेस्ट बड होती है, ये 5 प्रकार की होती हैं, जो हमें 5 प्रकार के स्वाद का ज्ञान कराती हैं। पहला तो सबसे नीचे की ओर, जीभ में सबसे नीचे की ओर, सबसे स्टार्ट में क्या होती है? स्वीट, मतलब मीठे का ज्ञान कराने वाली क्या होती है? पेपिली होती है। सबसे सब जीभ का जो सबसे निचला भाग है वो क्या करती है? मीठे का ज्ञान कराती है। उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो सॉल्टी मतलब नमकीन का ज्ञान कराती है। फिर उसके आगे जाएंगे तो खट्टे का ज्ञान कराती है। यहाँ पर मैं लिख दूँ हिंदी में, मीठा के, और ये है नमकीन, नमकीन, ये है खट्टा के, ये है कड़वा, और ये क्या है? जो हमें अजीब से झंझनाहट होती है, तीखेपन का होता है ना, वो तीखापन के। तो इस तरह से जो ये स्वाद की कलियां होती हैं, जो टेस्ट बड होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पेपिली कहते हैं। ये पेपिली सामने की ओर हमें मीठे का ज्ञान कराती है। उसके थोड़ा आगे जाने पर नमकीन का ज्ञान कराती है, नमकीन का स्वाद फील कराती है। फिर उसके आगे जाते हैं तो खट्टे का स्वाद हमें महसूस होता है। फिर उसके आगे जाते हैं तो क्या होता है? बिटर मतलब कड़वा स्वाद हमें महसूस होता है। फिर उसके जीभ के लास्ट में हमें छोटे छोटे मसल्स, मस्से जैसे दाने उभार
दिखाई देते हैं, इसलिए मैंने इस प्रकार से कुछ बना दिया है। इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये क्या करते हैं, गार्लिक बर्ड है। ये कौन से बर्ड है, गार्लिक बर्ड, जो कि हमें, जैसे कि हम अदरक की चाय पीते हैं तो हमें झंझनाहट होती है, जैसे कि काली मिर्च हो गई, जैसे कि लहसुन हम खाते हैं, प्याज हम खाते हैं, तो उसका जो तीखेपन का टेस्ट होता है वो हमें यहाँ पर महसूस होती है। तो ये तो हो गई टेस्टी बर्ड। अब हम आगे देख लेते हैं कि ये जो जीभा होती है इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जीभ जो होती है वो भोजन का स्वाद ग्रहण करने का कार्य करती है। सेकंड में ये भोजन को के उलट पलट कर लार में मिश्रित करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम भोजन खाते हैं तो भोजन को ग्रहण करने का काम किसके ऊपर डालते हैं, हम भोजन को किसके ऊपर डालते हैं, हम जीभ के ऊपर ही डालते हैं। तो भोजन को ग्रहण करती है और उसे उलट पुलट कर क्या करती है, लार में मिश्रित करती है, और जो भोजन है उसे वो चबाने के लिए दांतों के बीच में लेकर आती है, दांतों के बीच में भोजन को चबाने के लिए लेकर आती है। अब भोजन को निगलने का जो कार्य वो भी कौन करता है, जीभ करती है। हम जीभ की सहायता से ही तो भोजन को अंदर निगलते हैं ना। फिर मुख और दांतों को साफ करने का भी कार्य करती है, कौन, जीभ। फिर यह पाचन में एक सहायक अंग। अब देखिए इतने सारे काम हो रहे हैं भोजन के लिए, तो इतने सारे काम भोजन के लिए कौन करे, जीभ करे। तो ये एक सहायक अंग की तरह, पाचन में सहायक अंग की तरह कार्य करती है। फिर है नेक्स्ट, यह हमें बोलने में सहायता करती है। हम जीभ के बिना बोल ही नहीं पाएंगे, तो जीभ हमें बोलने में सहायता करती है। तो ये तो हो गया टंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद हम देख लेते हैं लार ग्रंथि। इसके बाद नेक्स्ट है लार ग्रंथियां। सेलिवरी ग्लैंड क्या है, 3 जोड़ी होती हैं। हमारे मुख गुहा के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनका नाम है, फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड, जिसको हिंदी में भी मैंने लिख रखा है, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड, जो एक जोड़े में, यानी कि तीनों ग्रंथियां जोड़े में होती हैं, पेयर में होती हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं कहाँ पर, कान की जड़ों में या मुख गुहा के ऊपर की ओर, एक एक की संख्या में। मुख गुहा, ये देखिए हमारे मुख है, उसके ऊपर की ओर यहाँ पर होती है, और एक एक की संख्या में दोनों साइड पे होती है। तो ये हो गई पैरोटिड ग्लैंड। सेकंड है सबलिंगुअल ग्रंथि, मतलब ये जो सबलिंगुअल ग्रंथि है ये जीभ के नीचे दोनों ओर एक एक की संख्या में होती है। जो हमारी जीभ है उसके नीचे की ओर, जब हम जीभ को ऊपर उठाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर दोनों ओर एक एक की संख्या में सबलिंगुअल ग्रंथि होती है। और सब मैंडिबुलरी ग्रंथि, जो कि जबड़े के नीचे, जो हमारे जबड़े होते हैं उसके नीचे एक एक की संख्या में दोनों साइड होती है। तो ये तो हो गई 3 लार ग्रंथियां, जो क्या करती हैं, सेलाइवा का स्त्राव करती हैं, लार का स्त्रावण करती हैं। और इस सेलाइवा में क्या क्या होता है, उस कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो लार या सेलाइवा का पीएच होता है, सबसे पहले 6.8 इसका पीएच होता है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, लार में क्या क्या चीज़ें होती है जो मिक्स रहती हैं। तो पानी, सबसे पहले पानी, वाटर 95% होता है, ओके, वाटर 95% होता है, प्लस इसमें एंजाइम पाया जाता है, और इसमें स्लेश में पाया जाता है, मतलब म्यूसिन। तो इसमें लार में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, पहला एंजाइम, पहला है वाटर, दूसरा एंजाइम, तीसरा है श्लेष्म यानी म्यूसिन। तो पानी 95% होता है। एंजाइम 2 प्रकार के मुख्यतः एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। पहला है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, जो क्या करता है, मैंने वीडियो में पहले भी बताया है कि माउथ से पाचन स्टार्ट होता है। तो माउथ में किसका पाचन होता है, देखिए हमने कार्बोहाइड्रेट, यानी हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा, ठीक। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और तीनों का अलग अलग जगह पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख गुहा में, और प्रोटीन का स्टमक में, और वसा का कहाँ पर, ड्यूडेनम में, बाइल जूस के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर जो लार में टाइलिन एमाइलेज एंजाइम जो होता है, ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, भोजन में उपस्थित, हम लोग कोई भी भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो स्टार्च के रूप में लेते हैं, जिसे कि हम मंड भी कहते हैं, हिंदी में मंड भी कहते हैं। तो ये जो स्टार्च है इसको टाइलिन एमाइलेज क्रिया करके माल्टोज के टुकड़ों में चेंज कर देता है, माल्टोज में चेंज करता है। मतलब ये जो स्टार्च है वो बड़े रूप में है, और जो माल्टोज है वो उसका छोटा रूप है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो
क्या करता है, उसका पाचन कर देता है। अब देखिए यहाँ पर लार के द्वारा किसका पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, मगर अभी भी प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं हुआ। तो जो हमारे मुख गुहा है, जो हमारी माउथ है, उसमें किसका पाचन होता है, ओनली कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है लार में ही, जिसे हम लाइसोसोम्स कहते हैं। और ये लाइसोसोम क्या करते हैं, खाने में यदि कोई बैक्टीरिया चला गया है, खाने में कीटाणु या बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। अब तीसरा हो गया म्यूसिन, जो कि ये म्यूसिन जो है श्लेष्मा, जिसको कि म्यूकस भी कहते हैं, ये क्या करता है, भोजन को नम और चिकना बनाता है। तो भोजन को नम और चिकना बनाता है कौन, म्यूसिन। लाइसोसोम बैक्टीरिया मारता है, और टाइलिन एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और पानी क्या करेगा, उसे लसलसा बनाएगा, उसको एक लुगदी का रूप देगा। तो देखिए जब हम भोजन खाते हैं उसमें तीनों चीज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो इसमें से कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका है, मगर प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं हुआ है। तो जब हम मुख में जो भोजन है, जिसे हम जीभ और दांतों की सहायता से चबाकर खा रहे हैं, उसमें क्या मिश्रित हो रहा है, लार मिश्रित होता है। लार क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है, बैक्टीरिया को मार रहा है, और क्या कर रहा है, भोजन को नम और चिकना बना रहा है, और जो पानी है इसमें वो उसे लसलसा बना रहा है। यदि हम सूखा भोजन खाएंगे उसमें वाटर मिल रहा है तो वो लसलसा बन रहा है। तो उससे क्या होगा, जब ये जो हम भोजन हम मुंह में चबा रहे हैं वो किसका रूप ले लेगा, बोलस का रूप ले लेगा। तो जो भोजन हम चबाने के बाद निगलते हैं और जो ईसोफेगस में जाता है वो क्या होता है, भोजन का कौन सा रूप रहता है, बोलस होता है। मैंने इसको पिछले वीडियो में भी बताया है। तो हम कौन सा भोजन का कौन सा रूप हम निगलेंगे, तो बोलस। बोलस में क्या होगा, मुंह में खाना चबाने के बाद जिसको हम निगल रहे हैं पेट में जाने के लिए, वो क्या हो गए, बोलस। उसे क्या कहेंगे हम, बोलस। और बोलस को हिंदी में लुगदी भी कहते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, माल्टोस प्रेजेंट होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका है, जो माल्टोस का रूप ले चुका है। तो माल्टोस मतलब कार्बोहाइड्रेट, पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट, और अपचित प्रोटीन और वसा। तो जो भोजन हम निगल रहे हैं वो पचित और अपचित दोनों प्रकार का है। दोनों मिलकर क्या किसका निर्माण कर रहा है, बोलस का, जिसे हम हिंदी में लुगदी कहते हैं। और इस लुगदी को हम जीभ की सहायता से जब निगलते हैं अंदर, तब वो कहाँ से होकर जाता है, ईसोफेगस से। तो उसके लिए हम इसके आगे हम फेरिंग्स पढ़ेंगे, क्योंकि फेरिंग्स से होते हुए ही भोजन ईसोफेगस में जाएगा। तो ये तो हो गया सेलेवरी ग्लैंड, जिसमें हमने 3 प्रकार की ग्रंथियां देखी। सेलेवरी ग्लैंड देखी 3 प्रकार की, जो कि पेयर में होती है, हमारे मुख गुहा के अंदर प्रेजेंट होती है। वो लार का सिक्रेशन करती है, और लार क्या करता है, भोजन के बैक्टीरिया को मारता है, उसे लसलसा नम बनाता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये हो गया लार के बारे में। अब हम इसके बाद फेरिंग्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि फेरिंग से होते हुए ही ये जो भोजन है वो ईसोफेगस में पहुंचेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स को हिंदी में ग्रसनी कहते हैं। और ये जो ग्रसनी होती है, यह एक चौड़ी नलिका या स्थान है। नलिका या स्थान मतलब देखिए, यहाँ से माउथ है, ये हमारा माउथ है, ये हमारा श्वास नाल है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे ही हम फेरिंग्स कहते हैं। ये जो फेरिंग्स होता है, ये एक ऐसा चौड़ा भाग है जहाँ पर कि श्वास नाल और माउथ की नली, मतलब मुख गुहा की कैविटी, मुख की जो नली होती है वो, और जो श्वास नाल होती है वो, दोनों ही एक ही जगह पर जाकर खुलती है। और यह एक चौड़ा स्थान होता है या चौड़ी नली होती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। तो मुख गुहा या नासापथ दोनों यहीं पर खुलते हैं। मैंने लिख दिया है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। यह एक चौड़ी नलिका या स्थान है। यह मुख गुहा या नासापथ दोनों यहीं पर खुलते हैं। देखिए दोनों यहीं पर खुल रहे हैं। ये एक चौड़ा भाग होता है। दोनों द्वारों के बीच नेजोपेलेटाइन होता है। इसको इंग्लिश में यूवुला कहते हैं या हिंदी में नेजोपेलेटाइन कहेंगे। ये वाला चीज़, ये आपका याद रखने वाली चीज़ है। इसे इंग्लिश में यूवुला कहेंगे। दोनों द्वारों के बीच नेजोपेलेटाइन या यूवुला स्थित रहता है। अब किसे कह रहे हैं हम, ये देखिए, ये वाला पार्ट है ना, ये है यूवुला। देखिए जब भी हम भोजन को निगलते हैं तो ये यूवुला क्या होगी, भोजन यहाँ से जा रहा है तो ये यूवुला क्या होगी, ऐसे न रहकर ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, कुछ इस तरह से बंद हो जाएगी। क्यों,
ये एक मूवमेंट करता हुआ पार्ट है, जो कि जब हम बात करते हैं तब ये खुला होता है, और जब हम खाने को निगलते हैं तो क्या करता है, ये बंद हो जाता है। किसको बंद कर रही है? श्वास नाल को। देखिए ये वाला हमारा श्वास नाल जो होता है वो आगे होता है, कंठ सामने की साइड श्वास नाल होता है, और पीछे की साइड ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। तो जो ईसोफेगस होता है वो पीछे साइड होता है, और माउथ के जहाँ पर माउथ खुलता है वहाँ पर पहले नंबर पे क्या होता है? श्वास नाल। तो जैसे ही हम खाने को निगलते हैं तो जब ये जो नेजोपेलेटाइन जो पार्ट है, नेजोपेलेटाइन एक ऐसा झिल्ली जैसा पार्ट होता है, दोनों द्वारों के बीच नेजोपेलेटाइन नामक एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट करता है। जो कि क्या करता है? मूवमेंट। जब हम बात करते हैं तो ये ऐसा ऊपर की ओर रहता है, खाना खाते हैं तब भी ऊपर रहता है, लेकिन जैसे ही हम खाना निगलते हैं तो ये क्या होता है? ये पार्ट नीचे की ओर आ जाता है, और नीचे की ओर आता है तो क्या करता है? श्वास नाल को बंद कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने के टाइम पे बात नहीं करना चाहिए या हंसना नहीं चाहिए जोर से। जब भी हम हंसते या बात करते हैं तो हमारा जो खाना है, जो हम निगलना चाहते हैं, जो ईसोफेगस में जाना चाहिए, वो कहाँ चला जाता है? श्वास नली में चला जाता है। अगर खाना श्वास नली में जाएगा तो तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए ये जो नेजोपेलेटाइन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये तो हो गया नेजोपेलेटाइन, जो कि फेरिंग्स में उपस्थित रहता है, जो भोजन को निगलते समय अंतःनासा द्वार को बंद कर देता है। ये तो हो गया फेरिंग्स के बारे में। इससे अधिक हम जब रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ और क्या क्या होता है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम ईसोफेगस। तो ईसोफेगस को हम क्या क्या कहते हैं? ईसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, और इसे हिंदी में ग्रास नली या आहार नली भी कहते हैं। ये क्या होती है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये जो फूड पाइप है ये फेरिंग से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं। और ये क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियों की बनी होती है ये, और ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये जो ईसोफेगस है इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। इस थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जब हम खाना खाते हैं जिसमें लार सलाइवा मिक्स हो जाता है, चबा लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, परंतु उस भोजन में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता। तो जो भोजन अब निगलेंगे हम यहाँ से जीभ की सहायता से जब निगलेंगे उसको स्टमक में जाने के लिए, तब वो भोजन क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा। वो बोलस को हम निगलेंगे तो वो कहा जाएगा ईसोफेगस यानी फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाएगा। लेकिन ये फूड पाइप एक पाइप के जैसी नहीं होती। ये कैसी होती है? ये कुछ इस तरह से जाएगी। देखिए ये मैंने बना रखा है, ये क्या है? इसमें इस पाइप में पैरास्टालिसिस मूवमेंट होता है। पैरास्टालिसिस मूवमेंट जिसे हम क्रमानुकुंचन गति कहते हैं, हिंदी में क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। मूवमेंट किस तरह से होता है? जैसे ही देखिए, ये मैं फिर से बता दूं आपको, ये जैसे ही यहाँ से भोजन गया, ये भोजन है, अब ये पाइप है, तो यदि भोजन यहाँ पहुँचा तो ये वाली पाइप कैसी हो जाएगी? कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ऐसी। देखिए इधर पाइप पतला संकरा रहेगा और जहाँ पर भोजन है वहाँ मोटा रहेगा। फिर यदि भोजन आगे आया तो यहाँ से हो, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो ये इसको क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो कि कुछ इस प्रकार से चलता है। ओके, तो ये तो हो गया ईसोफेगस, जो कि एक फूड पाइप है, मस्कुलर ऑर्गन है, और ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें पैरास्टालसिस मूवमेंट होता है जिसे हम हिंदी में क्रमानुकुंचन गति कहते हैं, और जहाँ यहाँ से भोजन का पाचन नहीं होता। इस एरिया में भोजन का पाचन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। यहीं से क्वेश्चन भी आता है कि ईसोफेगस में भोजन का पाचन होता है या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं होता इसमें भोजन का पाचन। ये जो नली है ईसोफेगस की, जो फूड पाइप है, इसकी आंतरिक दीवारों में श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती है। इसकी आंतरिक दीवारों में क्या पाई जाती है? श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती है, जो कि श्लेष्मा यानी कि म्यूकस का स्त्राव करती है। और ये श्लेष्मा म्यूकस क्या करते हैं? इस गुहा को, इस नली को क्या करती है? ये श्लेष्मा नम और चिकना बनाती है, नम और लसदार या चिकना बनाती है, जिससे कि भोजन को ऊपर से नीचे जाने में सहायता मिल सके और वो आसानी से स्टमक में जा सके।
पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो टॉपिक है मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के इसी तरह सपोर्ट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।